को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम 9वीं कक्षा के पहला पद्य पाठ जय जय भारत माता के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले मैं दो तीन बातें कहना चाहूँगा कि मैं कन्नड़ माध्यम के अध्यापक होने के नाते बीच बीच में ज़्यादातर कन्नड़ में ही बोलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देहाती बच्चों के लिए देहाती बच्चे समझ सके। वे आप जानते होंगे कि वे लोग हिंदी ज़्यादातर नहीं समझ पाएंगे। हाई स्कूल पे आने पर ही वो हिंदी सीखने के लिए शुरू करते हैं। तो इसलिए मैंने ज़्यादातर कन्नड़ में बोलने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज हम जय जय भारत माता पद्य पाठ के बारे में देखेंगे। पहले जय जय भारत माता, देखिए यहां पर 3 शब्द है, जय जय भारत माता। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये पाठ एक घर या कमरा हो तो पहले हम दरवाजा खोल के ही अंदर आना चाहिए। दरवाजा खोलने से पहले क्या करना चाहिए? ताली को खोलना चाहिए। जब हम ताली खोलकर दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तो बहुत आसानी से आ सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जब कोई भी पाठ हो, पाठ के प्रवेश से पहले जो शीर्षक होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना चाहिए, बाद में ही पाठ का प्रवेश करना। चलिए, जय जय भारत है। जय जय 2 शब्द है। जय का विलोम शब्द है पराजय। पराजय का अर्थ होता है असफलता। जय सफलता, यश, कीर्ति। जय जय जो है ये द्विरुक्ति है, 2 बार आ चुके हैं जय जय। तो भारत बाद में आता है भारत। भारत शब्द तो आप सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि हम सब लोग भारतवासी ही हैं। मतलब भारत एक देश का नाम है। माता शब्द और एक शब्द है, माता का अन्य लिंग रूप पिता होता है। तो हम जय जय भारत माता इसका पूरा रूप में समझेंगे तो भारत माता की जय जय यहां पर कवि कर रहे हैं। भारत माता, देखिए हम भारतीय लोग ज्यादातर भावनात्मक लोग हैं। यहां की मिट्टी सिर्फ मिट्टी ही नहीं है, हम लोग इसे देवता मानते हैं। जल को सिर्फ पीने का पानी नहीं समझते, उसको भी हम देवता मानते हैं। और आग को भी, आकाश को भी और पेड़ पौधों को भी हम देवता मानते हैं। तो क्योंकि हमारे परंपरा ऐसा है, तो हम जो दूसरे मानवों को जैसे इज्जत करते हैं, वैसे ही हम लोग प्रकृति के हर तत्व को, हर चीज को हम इज्जत करते आ रहे हैं। इसलिए कवि यहां पर भारत माता कह रहा है, भारत को माता कह रहा है। क्योंकि जब हम माता के पेट में रहते हैं, सिर्फ 9 महीने तक ही रहते हैं, तो बाद में हमें पोषण करने वाला कौन है? धरती है। इस धरती का नाम है भारत। इसलिए हम भारत माता, कवि कह रहा है जय जय भारत माता। तो ये पद प्रवेश करने से पहले हम कवि की थोड़ा सा परिचय प्राप्त करने के बाद ही आगे चलेंगे। तो चलिए, इससे पहले इस पाठ का उद्देश्य, पद्य पाठ का उद्देश्य क्या है वो देखेंगे। देखिए, भाषा, सामान्य उद्देश्य यह है भाषा कौशल का विकास करना। दूसरा, पूर्व ज्ञान की जांच करना, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, चारित्रिक विकास करना। ये 4 अंश हर एक पाठ के लिए होता है। ये सामान्य उद्देश्य है। अगर हम किसी अन्य एक भाषा सीखने के लिए चलते हैं या कोई भी भाषा हो, तो पहले क्या है? भाषा कौशल का विकास करना है। जो हमारी जिम्मेदारी ये है, सिर्फ हम पाठ पढ़ाना ही नहीं है, भाषा कौशलों को भी आपको सिखाना चाहिए। तो 2 पहलू होता है हमारे पढ़ाने के लिए। पहला एक है पाठ को पढ़ाना, मतलब पाठ में जो आंतरिक तथ्य है, तत्व है, उसको
आप लोगों तक पहुंचाना, मूल्यों को पहुंचाना है। दूसरा यह है उस मूल्यों के सहारे ही, माध्यम से ही उस भाषा को समझाना, भाषा के व्याकरण या भाषा के बोलचाल की रीति उसको भी समझाना है। इन दोनों को अगर हम लेके चलते हैं तो सामान्य उद्देश्य यह है भाषा कौशल का विकास करना, पूर्व ज्ञान की जांच करना। पूर्व ज्ञान की जांच मतलब तो अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है तो उसको भी थोड़ा याद करके आगे चलना है। तीसरा है हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। रुचि का मतलब है कन्नड़ में कह सकते हैं आसक्ति, रुचि उत्पन्न करना है। क्योंकि अगर आगे चलकर आप हिंदी भाषा में थोड़ा सा जानकारी या बोलचाल करने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको भाषा के प्रति रुचि रहना ही चाहिए, नहीं तो भाषा नहीं आती है। चौथा है चारित्रिक विकास करना, चारित्रिक व्यक्तित्व विकास करना। इसके द्वारा, भाषा सीखने के द्वारा, उनमें रहने मूल्यों को सीखने के द्वारा हम हमारा व्यक्तित्व को भी विकास करना ही चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य भी ये है बच्चों के व्यक्तित्व का विकास हो। तो दूसरा अंश ये है विशिष्ट उद्देश्य, मतलब जय जय भारत माता पद्य पाठ का उद्देश्य क्या होता है। तो चलिए पहले देखेंगे मातृभूमि की विशेषता का परिचय प्राप्त करेंगे। इस जय जय भारत माता पद्य के द्वारा हम मातृभूमि अर्थात जहां पर हम पैदा हो चुके हैं उसको हम मातृभूमि कहते हैं, उसकी विशेषता का परिचय प्राप्त करना है। क्योंकि मातृभूमि, मैंने पहले ही बता दिया था कि मातृभूमि हमारे जो अंतिम सांस होता है तब तक हमें पालता है, पोसता है। इसलिए हमारे मातृभूमि की परिचय प्राप्त करना हर एक का कर्तव्य भी है। दूसरा, भारत के महान विभूतियों का स्मरण कराना चाहिए या करना चाहिए। मतलब हमारे परंपरा जो है, भारत की परंपरा जो है, भारतीय परंपरा में कई महान पुरुषों का, विभूति पुरुषों का योगदान है, उनको याद करना चाहिए। सिर्फ याद करना ही नहीं चाहिए, उनमें जो मूल्य थे उनको हम अपनाना चाहिए और आगे ले जाना चाहिए अगली पीढ़ी तक। दूसरा है छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जागृत करते हुए देश की संपदा का ज्ञान। देश प्रेम को जागृत करना एक बात है और उसके साथ साथ ही देश में संपदा मतलब संपत्ति, कन्नड़ में संपत्ति कहते हैं, क्या क्या है जो वह सांस्कृतिक संपदा हो, भौतिक संपदा हो और पारंपरिक संपदा हो, जो कुछ भी हमारे भारतीय संपदा है उसको हम आगे ले जाना चाहिए, यह हमारी हम सबका जिम्मेदारी है। इन अंशों को ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। तो देखिए यहां पर एक चित्र है, श्री मैथिली शरण गुप्त जी का भाव चित्र है। जय जय भारत माता कविता के कवि है ये। कवि का परिचय थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करके आगे चलेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में हुआ था। जन्म स्थान चिरगांव, झांसी जिला, उत्तर प्रदेश। विशेषताएं मतलब श्री मैथिली शरण गुप्त जी की विशेषताएं क्या है, अन्य कवियों की तुलना में इनमें क्या गुण है। तो पहला है पिता श्री सेठ रामचरण भी ब्रजभाषा के कवि थे। ये मैथिली शरण गुप्त जी के पिताजी जो है रामचरण जी, वे भी ब्रजभाषा, ब्रजभाषा का अर्थ कोई दूसरा भाषा नहीं है, हिंदी भाषा का ही एक बोली है। जो हमने अभी पढ़ रहे हैं ना, इसको हम गढ़ी बोली कहते हैं। तो हिंदी एक ही नहीं है, हिंदी में कई बोलियां हैं, उनमें से एक बोलियां है ब्रजभाषा। पिताजी रामचरण जी भी ब्रजभाषा के कवि थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के महान कवियों में, लेखकों में एक है। वे मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्यिक गुरु थे। साहित्यिक गुरु मतलब ये होता है शिक्षक अलग है, मतलब जो पाठ पढ़ाता है वो शिक्षक होता है। साहित्यिक गुरु जो होता है, द्विवेदी जी के साहित्यों को पढ़कर उनको मैथिली शरण गुप्त जी ने गुरु मानकर उन्हीं के अनुसार
चलने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी जी को साहित्यिक गुरु मानते हैं। अपने प्रबंध काव्यों तथा खंड काव्यों की रचना की है आपने, मतलब श्री मैथिली शरण गुप्त जी की विशेषता क्या है? खंड काव्यों और प्रबंध काव्यों, मतलब महाकाव्यों के दो विध है, प्रबंध काव्य और खंड काव्य। इन दोनों में भी मैथिली शरण गुप्त जी अपनी लेखन चलाई है। तो कड़ी बोली की विकास में गुप्त जी की योगदान अनन्यतम है। मतलब कड़ी बोली जो आप देख रहे हैं आजकल, जो पूरे देश में बात कर रहा है, उसको हम कड़ी बोली कहते हैं। पहला इतना पैमाने में, इतना प्रमाण में कड़ी बोली की विकास नहीं हुआ था, इनमें साहित्यिक रचना भी बहुत कम हुई थी। तब मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली भाषा में लिखने की कोशिश की और उसमें बहुत यश भी प्राप्त की। तो इनके थोड़ा सा जानकारी, इसके बाद हम चलेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। प्रमुख रचनाएं है पंचवटी, देखिए वहां पर चित्र है किताब का, जयद्रथ वध यहां पर है वह चित्र, और रंग में भंग, भारत भारती, अनग, नहुष आदि आपकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की महत्वपूर्ण कृतियां ये है। तो यहां पर एक किताब है साकेत। साकेत भी मैथिली शरण गुप्त जी के बहुत ही मुख्य कृति है। तो इसके लिए, इस कृति के लिए, इस महाकाव्य के लिए गंगा प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। और जो मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए कई पुरस्कार उनको ढूंढ कर आए थे, उनमें से एक है पद्म भूषण भी, भारत सरकार द्वारा देने वाले अत्यंत प्रमुख पुरस्कार है पद्म भूषण, वह मिला था। और साकेत महाकाव्य पर गंगा प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। और इसके साथ साथ आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। मतलब आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि जो लोकसभा और राज्यसभा दो होते हैं। लोकसभा लोग आम जनता से चुने हुए शासकों द्वारा चलता है, संसद कहते हैं उन्हें हम। तो संसदों द्वारा चुनायित या मनोनीत जो राज्यसभा होता है, उसके लिए एक बार मैथिली शरण गुप्त जी भी एक अवधि के लिए चुने हुए थे। ये बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा अवसर मिलता है। तो कर्नाटक में अभी हाल में बी जयश्री थी राज्यसभा सदस्य, तो सचिन तेंदुलकर भी थे। और ऐसे कई क्षेत्रों में, मतलब साहित्यिक, संगीत, नाटक आदि क्षेत्रों में ज्यादातर काबू पाने वाले या तो सेवा करने वालों को पहचान कर उन्हें मनोनीत किया जाता है। ऐसे मैथिली शरण गुप्त जी भी एक बार राज्यसभा के मेंबर थे। इनके निधन दिसंबर 12, 1964 में हुआ था। यह है कवि मैथिली शरण गुप्त जी के परिचय। तो अब चलिए पद्य देखेंगे थोड़ा सा। देखिए ये है अपना किताब है, तो आप सब लोग अपना अपना किताब अपने पास रखिए, पहले यहां पर देखिए, बाद में जो ये पाठ पूरा होता है तो बाद में आप आपके किताब में भी देख सकते हैं। तो पहले जय जय भारत माता मैथिली शरण गुप्त जी, इस पद्य का आशय यहां पर दिया गया है। कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश के पावन आंगन में अंधेरा हटे और ज्ञान मिले, सब लोग मिलजुल कर भारत माता के यश की गाथा गाएं। तो इसके बारे में बाद में देखेंगे। पहले इस पद्य को थोड़ा सा मुझे गाना नहीं आता है, फिर भी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो मुझसे भी बेहतर बिल्कुल अच्छी तरह से गा सकते हैं।
जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, रखता हमको हरा भरा, सौ सौ सोतों से बह बह कर हाई पानी फूटा आता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम पले, इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले, भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। तेरी लाल दिशा में ही मां चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। चलिए इसे बार बार दोहराने से तो बिल्कुल आपको गाना आ जाता है, तो इसे गाना सीख लेना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम इस कविता भाग में कविता के अंदर कवि ने क्या कहने के लिए कोशिश की है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए आशय, कविता का आशय यह है, कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। कवि ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಣಗಾನ, ಗುಣಗಳನ್ನ ಗಾನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೊಗಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ, ಕವಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ कि ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ इस देश के पावन आंगन में अंधेरा हटे और ज्ञान मिले, ಈ ದೇಶದ ಪಾವನ ಆಂಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಅಂಗಳ, ಆಂಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಳ ಅಂತ, ಪವಿತ್ರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಂಧೇರ ಆಟೆ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಮಿಲೆ, ಕತ್ತಲು ಹೋಗಲಿ ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ, ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂತ ಕತ್ಲು ಹೋಗ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂತ ಬೆಳಕು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಬಸವಣ್ಣವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಳು ನೋಡಯ್ಯ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಿಗೂ ಮದ್ದು ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟ್ರೆ ಎಂತ ಗಾಢಾಂಧಕಾರವು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮುಟ್ಟಬಹುದಂತ ಗುರಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಸ್ತ್ರ. सब लोग मिलकर भारत माता के यश की गाथा गाಯೆ, ಕವಿ ಆಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಇದು ಈ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ. ಇದು ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 3000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೀಗೆ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬಹು ಭಾಷೆ, ಬಹು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿರುವಂತ ದೇಶ ನಮ್ದು. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಕಿ ಗಾಥಾ ಗಾನ ಚಾಯಿ ಅಂತ ಕವಿ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮರಾಠಿನೋ ಉರ್ದುನೋ ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರದು. ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯರು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನುಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇಶ ನಿನಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕವಿ.
ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಂಬಾಯಿ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಭಾಗದವರೆಗೂ 2400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಅದು ಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರೇಣಿ, ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಅಗಲ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 250ರಿಂದ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಪರ್ವತಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತಗಳೇನವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪರ್ವತಗಳು ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿಬೇಟ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಟಿಬೇಟ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭೂಮಿ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರೇಣಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿದೆ. ಅವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಂಡಗಳು, ಅವೆರಡು ಕೆಳಗಡೆ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಅವೆರಡು ಖಂಡಗಳು ಘರ್ಷಣೆ ಆದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆದಾಗ ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತ ಸಂಗತಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಟಿಬೇಟ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ. ಆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಿರಿಧಾಮಗಳು, ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು, ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಹಿಮಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು